नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी कुछ रोज पहले ही आपने कानपुर की वो दर्दनाक कहानी शम्स सर की जुबानी सुनी होगी, जिसमें एक लड़के की हत्या उसके ट्यूशन टीचर और ट्यूशन टीचर के बॉयफ्रेंड ने मिलकर कर दी थी। आ, आज की कहानी भी जो है वो कानपुर की है और बहुत ही दर्दनाक है। 27 अक्टूबर को कानपुर के गुजैनी इलाके में एक नाले से एक शख्स की लाश बरामद होती है। असल में नाले में संदिग्ध हालत में एक बोरी पड़ी हुई थी जिसका मुंह कसकर बंधा हुआ था। लोगों ने जब ये मंजर देखा, बड़ी सी बोरी नाले के अंदर पड़ा हुआ और वो भी बंधा हुआ, बोरी में कोई भारी चीज़ है, बाहर से ऐसा देखकर लग रहा था, तो लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। मामला संदिग्ध था और आप जानते हैं कि आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं जिसमें लोग लाश इसी तरह निपटा देते हैं ताकि लाश की पहचान ना हो पाए, नाले में वो सड़ गल जाए, कहीं दूर बह जाए। तो पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस बोरी को बाहर निकाला और बाहर निकालकर जैसे ही पुलिस ने उस बोरी का मुंह खोला, बोरी के अंदर से वाकई पुलिस को एक लाश मिली। लाश की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि उस लाश पर घातक हथियार से चोट मारे जाने के कई सारे निशान मौजूद थे और ये मंज़र अपने आप में काफ़ी डरावना था। और जिस तरह से ये हत्या हुई थी वो ब्रूटलिटी की तरफ इशारा तो कर ही रही थी, साथ ही इस बात की तरफ भी इशारा कर रही थी कि मरने वाले शख्स का किसी से बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। बहरहाल पुलिस ने डेड बॉडी बरामद की, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसके साथ ही उस लाश की तस्वीरों के सहारे पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की शुरुआत कर दी, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का मामला था। अब पुलिस ने पहचान पता करने के लिए जो कवायद की, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पुलिस को पता चला कि मरने वाला शख्स जो है संजय है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद का रहने वाला है। और संजय इन दिनों कानपुर में रहता है, उसका भरा पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और वो खुद जो है किसी फैक्ट्री में काम करता है। ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने फिर संजय के घर वालों से संपर्क साधा। उसकी बीवी, जिसका नाम सुमन है, पुलिस ने उसे बुलाया और वो लाश दिखाई। बीवी देखते ही जो है वो बेहोश होने की हालत में पहुंच गई अपने पति की लाश देखते ही और बुरी तरह से रोने लगी। पुलिस वालों ने उसे थोड़ा संभाला, थोड़ा वक्त दिया, फिर उससे पूछताछ शुरू की कि भाई कौन हो सकता है, तुम्हारे पति आखिरी बार घर में कब थे, घर से कब निकले। तो सुमन ने सारी बातों का पुलिस को जवाब दिया। बताया कि एक रोज़ पहले यानी 26 अक्टूबर को मेरे पति शाम के वक्त में घर से निकले थे और आमतौर पर वो दोस्तों से मिलने जुलने या किसी भी काम से बाहर जाते थे तो देर रात तक लौट कर आते थे, लेकिन कल लौट कर नहीं आए। हम बहुत परेशान थे और हमें लगा कि शायद सुबह वापस लौट आएंगे या कोई जानकारी हमें मिलेगी, लेकिन अब तो ये पता चला कि उनके साथ ये हादसा हो गया है। तो कुल मिलाकर सुमन जो है इस मामले में क्लूलेस थी और उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके पति के साथ आखिर क्या हुआ, किसने उसकी पति की इस तरह से हत्या कर दी। पुलिस ने सुमन से ये भी पूछा कि क्या संजय की किसी से दुश्मनी थी, किसी से रुपए पैसों का कोई लेन देन था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय तुम्हारे रहते हुए किसी और के साथ क्लोज था, किसी से उसका अफेयर हो घर के बाहर। इन सारी चीज़ों का आंसर, इन सारी चीज़ों का जवाब सुमन ने पुलिस को नाम ही दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो इस मामले की तफ्तीश में पुलिस आगे तो बढ़ना चाह रही थी, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस ने जब सुमन से पूछताछ कर ली, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर ली, संजय के दोस्त यार जो थे उनके बारे में जानकारी जुटाई, उनसे भी दरियाफ्त कर ली, बातचीत कर ली, तो कोई क्लू जब नहीं निकला तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है, अब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने संजय का मोबाइल फ़ोन की जो CDR होती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो निकलवाया और इसके साथ ही संजय की पत्नी सुमन के मोबाइल फ़ोन का CDR भी पुलिस ने निकलवाया। पुलिस ने बहुत बारीकी से दोनों के मोबाइल फ़ोन के CDR की जांच शुरू की, उसे देखना, उसे स्कैन करना शुरू किया और इस कोशिश में संजय के मोबाइल फ़ोन के CDR में पुलिस को कोई बहुत अजीब या चौंकाने वाली बात तो नज़र नहीं आई, लेकिन संजय की बीवी सुमन के मोबाइल फ़ोन की CDR की जब जांच हुई तो उसमें पुलिस को खटका लगने वाली एक बात नज़र आई। असल में सुमन संजय जो उसका पति था उसके अलावा किसी और शख्स से भी फ़ोन पर बात किया करती थी और लंबी बात किया करती थी।
ये बात जो है वो पुलिस को खटकने लगी और पुलिस ये पता करने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो शख्स कौन है। थोड़ी जानकारी पुलिस ने इधर उधर से जुटाई और जुटाने के बाद फिर सुमन से भी पूछताछ की दोबारा। सुमन इस बार जो है थोड़ा रिलक्टेंट थी, पुलिस को सही जवाब नहीं दे रही थी, पुलिस को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब पुलिस ने उसका सच्चाई से सामना करवाया, बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है जिसमें एक आदमी से उसकी लगातार बातचीत होती है, सीडीआर दिखा भी दिया, तो सुमन के पास सच कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और तब सुमन ने यह माना कि ये असल में उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है राजेश। अब पुलिस ने सुमन से पूछा कि क्या तुम मतलब राजेश के बारे में तुम्हारे पति संजय को पता है? तो सुमन ने इस पर भी गोलमोल जवाब दिया और कहा कि नहीं, उसके पति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल अब एक बात या एक एंगल इस मामले की छानबीन में पुलिस को मिल चुकी थी और वो एंगल वही था कि सुमन जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। अब पुलिस राजेश की तलाश करने लगी और जब राजेश के बारे में पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पुलिस ने देखा कि राजेश न सिर्फ सुमन और संजय के घर के आसपास ही रहता है, बल्कि राजेश जो है उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन घटनास्थल के आसपास एक रोज़ पहले पुलिस को दिख रही थी, नज़र आ रही थी। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा था कि शायद इस मामले में राजेश की भी कोई मिलीभगत है या उसका भी कोई रोल है। पुलिस ने इसके बाद राजेश को भी इंटरसेप्ट किया, उसे हिरासत में लिया और सुमन के साथ साथ राजेश से भी पुलिस ने पूछताछ शुरू की। दोनों ने पहले पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने दोनों का क्रॉस इंटरोगेशन किया, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, कुछ जानकारी इधर से ली, फिर इधर वेरीफाई किया, फिर सुमन से जानकारी ली, राजेश से वेरीफाई किया, तो सच झूठ बोलते बोलते दोनों की पोल खुल गई। क्योंकि आपको पता है कि इंसान जब झूठ बोलता है तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। जब 100 झूठ बोलता है तो उसके पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये मामला कुछ ऐसा ही था और फाइनली ये पता चल गया कि इस मामले में यानी संजय के कत्ल के मामले में उसकी बीवी सुमन और उसके बॉयफ्रेंड राजेश का ही हाथ है। लेकिन कत्ल के पीछे की वजह क्या है? क्या प्रेम में रोड़ा बनने की वजह से या सुमन अपने प्रेमी से नहीं मिल पाने की वजह से उसने अपने पति की हत्या करवाई या इसके पीछे कोई और कहानी है? पुलिस को अब ये पता करना था। तो पुलिस अब चूंकि दोनों को पकड़ चुकी थी, दोनों अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, तो पुलिस ने कहा कि अब पूरी कहानी बताओ। तो खैर मरता क्या ना करता, अब तो उन्हें सच्चाई बतानी ही थी। तो सच्चाई कुछ ऐसी है जबकि जैसा मैंने आपको बताया, संजय जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है, जबकि सुमन जो है उसकी बीवी वो मूल रूप से कन्नौज की रहने वाली है। दोनों की शादी हुई थी और दोनों पहले फर्रुखाबाद में ही रहते थे, लेकिन शादी होने के कुछ साल बाद सुमन और संजय के बीच में छोटी मोटी बातों पर भी अनबन की शुरुआत हो गई और पति पत्नी आपस में एक दूसरे से लड़ बैठे। लड़ बैठने का नतीजा ये हुआ कि संजय जो है वो फर्रुखाबाद छोड़कर सीधे आ गया गुरुग्राम दिल्ली के पास और यहाँ रहकर वो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा, अपनी बीवी से अलग रहता था। उधर उसकी बीवी फर्रुखाबाद में अपने ससुराल में रहती थी, वहाँ से निकली बाल बच्चों को लेकर और वो चली गई कानपुर। कानपुर में उसने नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने वहाँ छोटा मोटा काम शुरू किया और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। इस बीच कानपुर में एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक नौजवान राजेश से सुमन की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुमन का पति उसके साथ नहीं रहता था। राजेश के लिए ये खुला मौका था और राजेश और सुमन एक दूसरे के साथ बहुत कुर्बत से, बहुत नज़दीकी से वक्त गुजारने लगे, साथ रहने लगे। इस बीच घर वाले जो है सुमन और संजय को मिलाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई, समझौता हुआ और फाइनली जब समझौता हो गया, यानी पति पत्नी के बीच की अनबन और लड़ाई दूर हो गई, दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर कर लिए, तो फिर सुमन ने अपने पति संजय से कहा कि ठीक है, फिर आप कानपुर चले आइए, हम साथ ही रहते हैं। पति भी चाहता था कि भाई अकेला गुरुग्राम में रहकर क्या करूँगा, फैमिली वहाँ है, बच्चे वहाँ हैं, तो वो कानपुर चला गया। लेकिन कानपुर जाने के बाद दिक्कत ये हुई कि राजेश के साथ इसका जो सुमन का जो बिल्कुल एक खुला रिलेशनशिप चल रहा था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, उसमें जो है वो पति संजय की मौजूदगी बाधा बनने लगी। इसके बाद सुमन ने वो खौफनाक प्लान किया और उसने ये तय किया कि वो अपने पति संजय की हत्या करवाएगा और हत्या भी अपने प्रेमी राजेश के हाथों करवाएगा। इस प्लानिंग के तहत ध्यान दीजिए,
और गौर भी कीजिए कि कितनी खतरनाक महिला थी और साजिश कितनी भयानक रची। इस प्लानिंग के तहत उसने अपने प्रेमी राजेश को अपने पति संजय से मिलवाया अपना जानकार बताकर, और दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी। शराब पीना दोनों के बीच में दोस्ती का एक कॉमन फैक्टर बना। दोनों पीने पिलाने के आदी थे और अक्सर सुमन जो है इन दोनों को मिलाया करती थी, इनके बीच में दारू पार्टियां हुआ करती थी। तो एक रोज़ जब कत्ल करना था 26 अक्टूबर को, तब प्लानिंग के मुताबिक राजेश ने, बॉयफ्रेंड ने, सुमन के पति संजय को जमकर शराब पिलाई और इतनी शराब पिलाई कि संजय जो है वो बेसुध हो गया। इसी बेसुध वाली स्थिति में, उस हालत में 26 अक्टूबर की शाम को राजेश ने अपनी प्रेमिका सुमन को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा पति बिल्कुल बेहोश है, उसे मैंने बहुत शराब पिला दी है, तुम चाहती थी इससे छुटकारा पाना, तुम बताओ क्या करना है। और आपको जानकर हैरानी होगी, अफसोस होगा, दुख भी होगा, सुमन ने कहा कि उसका गला काट दो। खुद सुमन ने अपने ही फैसले से, अपने हाथों से अपने पति की हत्या करने का फैसला किया। हाथों से मतलब वर्चुअली तो नहीं, हाथ तो खैर उसके प्रेमी के थे, लेकिन अपनी मर्जी से उसने फैसला किया और अपने प्रेमी के हाथों उसने अपने पति संजय का कत्ल करवा दिया। संजय को उसकी गर्लफ्रेंड सुमन का इशारा मिला और संजय अपने पास मौजूद धारदार हथियार से, चाकू से, उसने राजेश को अपनी प्रेमिका का इशारा मिला और उसने अपने पास मौजूद धारदार हथियार से संजय का गला काट दिया और जिस्म में दूसरे कई हिस्सों में भी चाकू के घातक वार किए ताकि जिंदगी की कोई गुंजाइश न बचे। और इस तरह से प्रेमी प्रेमिका की एक जोड़ी ने मिलकर, शादीशुदा प्रेमिका, सोचिए, उसने अपनी पति की हत्या करवा दी। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुर्म छुपता तो है नहीं। इस मामले में जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो इस खूनी बीवी के पकड़े जाने की वजह बनी और बीवी के साथ साथ, प्रेमिका के साथ साथ उसके आशिक राजेश को भी पुलिस ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रज्वल घिमिरे साहब, प्रीवियसली एक दिन पहले जो मैंने स्टोरी सुनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक शख्स जो अपने घर से गायब हो गया था, उसके घर वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया और न सिर्फ मरा हुआ माना बल्कि उस मामले की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो बड़े उलझाने वाले थे। आप में से अगर किसी ने वो कहानी मिस की है तो क्राइम तक में जाकर प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में उसे सुन सकते हैं। प्रज्वल घिमिरे साहब का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनय नासवाली जी का कमेंट है। विजेंद्र सिंह जी, रीना ने भी कमेंट किया है और उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। वेद प्रकाश जी का कमेंट है। रोहन लिंबू, चंद्रिका यादव, रंजन सिंह, भाविक मोरडिया, इन्होंने ये शिकायत की है कि मेरी कहानियाँ थोड़ी छोटी रहती हैं। शाइना पंचोली ने कमेंट किया है। मामूनी बोरगोहाई का कमेंट है। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी गुनहगार लोग हैं, कानून तोड़ते हैं, उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ज्योति शर्मा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत दलाल जी का कमेंट है। 2011 की अब क्यों सुना रहे हो, उन्होंने ऐसा पूछा है। देखिए, कुछ अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अक्सर मर्डर मिस्ट्रीज़ जो है आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, चाहे वो आजकल की हो या पुलिस फाइल से हो, हमारे फाइल से हो, पुरानी खबरें हों। उस खबर में या उस स्टोरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए जिसे आदमी, जिसके बारे में जानना चाहे और जिससे लेकर आदमी क्यूरियस हो, कुछ सीख पाए। तो इसलिए हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम आपको, समझ सकते हैं, आपकी क्राइम फाइल से आपको पुरानी स्टोरीज़ भी बताते हैं जिसे इंसान को जानना या सुनना चाहिए। तो पुनीत दलाल साहब, यही रीज़न है कि 2011 की कहानी बता रहा हूँ। और दूसरा रीज़न उस कहानी को बताने का ये है कि अब जाकर उस मामले में जिन लोगों को गुनहगार बताया गया था उनको अदालत ने बरी किया है, तो ये एक रेलिवेंसी भी है उस स्टोरी की। बहरहाल, डेड मास्टर के नाम से काटी, उन्होंने भी कमेंट किया है। रिंकू ब्लॉग्स, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, कपिश शरे ने कमेंट किया है। आर्यन नदीम, इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं कि एक फ़नी और ह्यूमरस कमेंट किया। उन्होंने लिखा है कि सर मैं बहुत बीमार था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि रोज़ आपकी कहानी सुना करो। तारीफ़ करने का ये अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। उमा शंकर जी का भी कमेंट है, उमा शंकर राज, इन्होंने लव यू सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच दोस्त, लव यू टू। मोनिका सिंह ने भी कमेंट किया है
और उन्होंने कहा है कि वो बुलंदशहर खुर्जा की रहने वाली है और वो रेगुलर मेरी कहानी सुना करती हैं। तो खैर, और इसके अलावा डॉक्टर राजेश साहनी जी का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक साथ एक दिन में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस सिलसिले को बना कर रखिए, जिससे हम सबका ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है वो चलता रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।